सुस्मिता चांद का टुकड़ा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। डीके, सुस्मिता और अवनी सभी आज की बिजनेस पार्टी में पहुंच चुके थे। इस पार्टी में भोपाल के बहुत ही नामी बिजनेस में मेंबर्स आए हुए थे और मीडिया की भी उसी तरह भीड़ लगी हुई थी। डीके कार रोकता है और उसके गार्ड कार का गेट खोलते हैं। कार का गेट ढंग से खुला भी नहीं थी कि मीडिया वालों ने अपने सवालों की झड़ी लगानी शुरू कर दी थी। डीके, जो सुस्मिता के पसंद किए गए आउटफिट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था, जिसे रिपोर्टर्स को उसकी तस्वीर अपने फ्रंट कवर पेज के लिए फोटो लेने से रोक ही नहीं रहे थे। अवनी पहले ही कार से निकल चुकी थी, पर सुस्मिता कार में ही बैठी थी। वह माथुर जी से किसी काम को लेकर कुछ डिस्कस कर रही होती है। डीके और अवनी मीडिया की तरफ एक खूबसूरत सा जस्ट देवा से चले जाते हैं। उनके गार्ड उन्हें मीडिया की भीड़ से निकला पार्टी की हॉल तरफ चल देती है। सुस्मिता माथुर जैसे बात खत्म कर सभी के चले जाने के बाद कार से निकलती है और कार से निकल वह खुद से थैंक गॉड सब चले गए, ये मीडिया वाले, इन्हें सिवाय फोटो क्लिक करने के कोई काम ही नहीं होता, अब जल्दी से पार्टी में जाती हूँ। उधर सभी की नज़र डीके पर ही टिकी हुई थी, खासकर लड़कियों की। उनकी तो डीके की लुक को देख ही उस पर फिदा हो गई थी और कुछ बिजनेस फ्रेंड्स जो 26 की उम्र में डीके की इतनी कामयाबी को देख कुछ खुश तो खुश उसे जल भी रहे थे। डीके पार्टी जाकर सबसे पहले अपने मामा जी से मिलता है। मामू, तो आप तो अपने मामू को लिए बैग ही पार्टी में आ गए। मामू जो डीके को देख उसके गले लगते हुए, अरे मेरे प्यारे भांजे, नाराज न हो, आपके बगैर चला आया, पर मंजिल तो एक ही थी ना। डीके कुछ कहने ही वाला होता है कि अवनी उसे कंधे पर टेप कर कहती है, भाई सुस्मिता जी अभी तक नहीं आए पार्टी में, वह कहाँ रह गई। डीके उसकी तरफ देख एक शांत सावर में, वह आ जाएगी क्या कि उसे मीडिया वालों के कैमरे में कैद होने का शौक नहीं है। अवनी थोड़ा चौंकते हुए, क्या कैसी बात कर रहे हैं भाई, लड़कियों को तो फोटो खींचवाना कितना पसंद होता है, वह भी तब जब वह तैयार होकर हो। डीके उसी लहजे में, होगा पर आपकी स्वीट हॉट को पसंद नहीं। डीके इतने सालों में तो सुस्मिता को जान ही चुका था कि उसे ये शो ऑफ जैसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, और ये सच भी था। वह हमेशा से ही एक सिंपल सी लड़की बन कर रही है, भले ही उसने इतनी बड़ी कंपनी वर्मा इंडस्ट्री में काम क्यों ना किया हो, पर उसे आज भी अपनी वही पुरानी और सिंपल सी ही लाइफ पसंद रही है। अवनी डीके से फिर, पर भाई आपको पता है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं उनके साथ रुक जाती। डीके बगल से जाते वेटर के टेरे से ड्रिंक उठते हुए, आपको रुकने की कोई जरूरत नहीं, वह देखिए वह आ गई। अवनी उसकी बात पर सुस्मिता की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ बढ़ रही होती है। सुस्मिता भी उसी की तरफ बढ़ रही होती है कि अचानक ही राइट साइड से आते हुए किसी से टकरा जाती है, और वह जिसे टकराती है वह उसे बचाने के लिए अपनी बाहों में भर लेता है। सुस्मिता उस आदमी के कंधों पर अपने हाथों से मजबूती बनते हुए उसे पकड़ लेती है और वह आदमी भी सुस्मिता को उसकी कमर से होल्ड किए खड़ा हो जाता है। सुस्मिता ने तो आंखें बंद कर रखे थे गिरने के डर से, पर कोई था जिसकी नज़र सुस्मिता को किसी और की बाहों में देखकर फैल गई थी, वह भी गुस्से में। अवनी जो सुस्मिता के पास से आ रही थी, वह उसके पास कर सुस्मिता की फिक्र जताते हुए उसे, अवनी स्वीट हॉट आप ठीक तो है ना, आपको लगी तो नहीं कहीं। सुस्मिता उसके इस सवाल को सुनकर अपनी आंखें खोलती है और उस आदमी से दूर होती है और अवनी को जवाब देती है, सुस्मिता मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उस आदमी को देखकर, जी आपको तो। सुस्मिता ने इतना ही कहा था कि बाकी के शब्द उसके गले में ही रह गए, पर उस आदमी ने उसे ऐसे देखते देख कहा, मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप जैसी खूबसूरत लड़की को मैं गिरने से बचा पाया, इस बात से मैं ज़्यादा खुश हूँ। सुस्मिता उसे देख मुस्कुराते हुए, जॉन इतने सालों बाद, उस दिन के मुलाकात के बाद तो हम मिले ही नहीं, एंड थैंक यू मुझे गिरने से बचाने के लिए। अवनी उन दोनों को बातें करता देख, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। सुस्मिता, आप नहीं जानती इन्हें, इनकी सादगी और हैंडसम से चेहरे की तारीफ हमारे पूरे टीम मेंबर में होती है। जॉन इस बात पर, अरे मैं इतना फेमस हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था, लोगों के बीच हमारे चर्चे भी होते हैं। सुस्मिता मुस्कुराते हुए, अब आप चर्चे लायक है तभी तो होते हैं। अवनी कन्फ्यूज होकर, अरे मुझे भी बता दो क्या चर्चे होते हैं और कौन है ये। सुस्मिता अवनी से जॉन की तरफ हाथ कर, जॉन डिसूजा मिस्टर ओजस डिसूजा के बेटे, और इन्होंने अपने पापा की कंपनी को टेक ओवर किया है और इंडिया को रिप्रेजेंट करने ये लंदन तक जा चुके हैं, और वह भी इन्होंने बहुत ही अच्छी से कंपनी को हैंडल किया। सुस्मिता ने जॉन की तारीफ करते हुए अवनी को सब बता दिया था। उसके इस तरह बोलने पर जॉन उसे हंसते हुए, अरे रे मेरे बारे में इतनी सारी जानकारी, इतने सालों बाद वर्ड सुन, मुझे लगा मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा, पर आपको तो पहले से ही सब पता है। सुस्मिता, अरे ऐसी बात नहीं है, वह मेरी फेरन रिया, वह आपकी बहुत बड़ी फैन है, तो वह आपके बारे में सब कुछ पता करती है, जिसे मुझे कुछ ना कुछ पता चलता रहता है।
वह अवनी सब बात करने लग जाते हैं और दूर खड़ा डीके सुस्मिता को हंसकर जॉन से बातें करता देख अंदर ही अंदर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उस पर किसी की नज़र ही नहीं गई कि तभी मामा जी की उसकी गुस्से से लाल पड़ चुकी आंखों पर गई, जिसे दे उन्होंने उसकी नज़रों का पीछा किया। तब उन्हें समझ आया कि क्या बात है, तो वह से निकल अवनी के पास जाकर खड़े होते हैं और अवनी के कान के पास एक धीमी आवाज में, इस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ वरना डीके कुछ कर देगा। कैसे गुस्से भरी नजरों देख रहा है, उसे देखो तो। अवनी उनकी बात सुन डीके की तरफ एक नज़र देखती है तो उसे पता चलता है और समझ आता है कि उसकी स्वीट हॉट का किसी और से बात करना उसके भाई को पसंद नहीं आ रहा है। तो वह तुरंत ही सुस्मिता से, अवनी स्वीट हॉट चल लिए, मुझे आपको किसी से मिलवाना है और कब तक यही खड़े होकर बात करेगी। उसकी इस बात पर सुस्मिता जॉन को एक कुछ करवा से अवनी के साथ चल देती है। डीके जो सुस्मिता के वासे जाते ही शांत होने लगता है। वह खुद के मन में, ये मुझे क्या हो गया, मैं जब भी इस जॉन की सेक्रेटरी साहिबा के साथ देखता हूँ मुझे इतना गुस्सा क्यों आ जाता है। डीके जो सवाल कर रहा होता है इसका तो उसे नहीं पता, पर है इतना पक्का है कि उसके कहीं छिप गया जज्बात जो एक बार फिर आग ले रही थी वह एक बार फिर जाग रही थी। कुछ समय तक ऐसे ही पार्टी चलती रही कि अब वह वक्त भी आ ही गया था। सभी स्टेज पर खड़े डीके का स्वागत कर रहे होते हैं। डीके बड़े ही नम्रतापूर्वक उनसे अपने बेस्ट बिजनेसमैन की अवार्ड को लेता है और मंच पर खड़े होकर करवा के आए लोगों से कुछ शब्द कहने को कहा जाता है। डीके माइक के पास जाकर सभी से, मैं डीके दृश्य किशन वर्मा, अपने जिंदगी में दो ही चीज़ों से प्यार किया है, पहली मेरी फैमिली और दूसरी मेरा काम। पर इस काम को इतने दूर तक लेकर जाना इतना आसान ही था। इसमें मेरे साथ काम कर रहे मेरे हर एम्प्लॉय को मैं इस अवार्ड का असली हकदार मानता हूँ। मुझे इस काबिल समझने के लिए मैं आप सभी का थैंक यू कहना चाहता हूँ। डीके की इतनी अच्छी बात पर सभी तालियां मारने लगते हैं और सुस्मिता वह तो डीके के इस स्पीच से इम्प्रेस हो जाती है। उसने नहीं सोचा था कि ये खड़ूस अखड़ू अभी भी अपने एम्प्लॉय की बात कर सकता है, वह भी अवार्ड फंक्शन में। डीके स्टेज से नीचे आ चुका था और अब पार्टी भी जोरों शोर से चल रही थी। ऐसे कई लोग थे जो अपने कपल के साथ डांस कर रहे थे। सुस्मिता अवनी जो उसका मजा लेते हुए डांस का मजा ले रही थी। डीके भी ड्रिंक करते हुए अपने बिजनेस मेंबर से बातें कर रहा था कि तभी अचानक उसके कानों में पीछे बात कर रहे कुछ लड़कों की बात जाती है, जिनमें से एक ड्रिंक करते हुए अपने दोस्त से कहा रहा होता, क्या लड़की है यार, देख रहा है इस वाइट वाली को, पूरे पार्टी में किसी चांद का टुकड़ा लग रही है। उस लड़के का दोस्त जो सामने की तरफ उस लड़की को देख, हाँ यार क्या लग रही, पर ये चांद टुकड़ा नहीं चांद ही लग रही है, ऐसी लड़की मिल जाए तो किसी और को क्या चाहिए। डीके जो उन लोगों की बात सुन रहा होता है वह भी उसकी बात सुन सामने खड़ी सुस्मिता, जिसने वाइट सीढ़ी में हल्के मेकअप के साथ खुले बालों में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और साथ ही साथ उसके ओठों पर वह लाल लिपस्टिक जी पर एक हल्की मुस्का बिखरी हुई थी, वह तो कहरहिला रही थी, किसी को भी पागल करने के लिए काफ़ी था। और डीके जो पहले भी सुस्मिता को देख चुका था वह एक बार फिर सुस्मिता की खूबसूरती में खो जाता है कि तभी उसकी नज़र सुस्मिता के सामने खड़े जॉन पर जाती है जो सुस्मिता के साथ खड़ा था। डीके के तो सारे खोए हुए ख्याल एक पल में ही वापस आ जाते हैं। डीके जिन लोगों के साथ खड़ा था उन्हें एक कुछ बोलवा से सुस्मिता की तरफ बढ़ जाता है कि तभी वह देखता है जॉन ने सुस्मिता की तरफ अपने हाथ बढ़ाकर उसे डांस के लिए पूछ रहा होता। जॉन सुस्मिता से बड़ी ही नम्रतापूर्वक, उस वक्त तो तुमने ना कह दिया था पर आज तो हाँ कहो गई ना। सुस्मिता उसकी इस बात पर मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा जॉन की हाथ में रखने ही वाली थी कि उसके पतली कोमल सी कमर पर उसे किसी मजबूत हाथ का एहसास होता है जो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। सुस्मिता इस तरह खींचे जाने से उस इंसान की तरफ गुस्से से देखने लगती है, पर जैसे ही उसे डीके नजर आता है उसकी आंखें फैल जाती है। सुस्मिता डीके की इस हरकत पर उसे कुछ कह को ही जाती है कि डीके जॉन से एक एटीट्यूड भरे भाव के साथ, सॉरी मिस्टर जॉन डिसूजा, पर ये मेरे साथ डांस करने वाली है। इतना बोल डीके सुस्मिता को वही पकड़े डांस फ्लोर तक ले जाता है और जॉन बस खड़ा देखता रह जाता है। आज के लिए इतना है, तो क्या होने वाला है इन दोनों की जिंदगी में। डीके के जज्बात जो एक बार फिर जाग रहे हैं, क्या ये पहले की तरह एक बार फिर खत्म हो जाएंगे या आग दूर तक फैलेगी। सुस्मिता की शादी की बात। अब आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। डीके जिसने बिना सुस्मिता की मर्जी जाने उसे डांस फ्लोर पर ले आया था, उसने सुस्मिता की कमर पर अभी भी हाथ रख रखा था। सुस्मिता जो फ्लोर पर पहुंच डीके के हाथों को अपने कमर से हटाने के लिए उसे के हाथ को बार बार खींच रही होती है, जिसे डीके सुस्मिता को एक गहरी पर धीमी आवाज में, क्या कर रही हो, हम डांस करने के लिए आए हैं, हमें वही करना चाहिए। सुस्मिता उसी तरह डीके के हाथों को हटाते हुए, सर मुझे डांस नहीं करना आपके साथ, और ये क्या हरकत है, हाथ हटाइए। सुस्मिता ने गुस्से में अपने दांत पिसते हुए कहा था, पर डीके पर कहा उसकी बातों का असर होने वाला था।
डीके उसे उसी तरफ पकड़ डांस के स्टेज पर ले गया था और उनके साथ ही और भी कई लोग थे जो डांस करने के लिए अपने अपने पार्टनर के साथ आए थे। और डीके से स्मिता की इसी नोक झोंक में सॉन्ग प्ले होता है और सभी लाइट भी उसी गाने के अनुसार रोमांटिक कर दी जाती है। डीके से स्मिता को जबरदस्ती कर एक हाथ से कमर पर पकड़ दूसरे हाथ को उसके हाथों से मिला उस गाने की धुन पर हल्का हिलने लगता है, जिसे सुस्मिता गुस्सा करते हुए सुस्मिता अपने दांत पिसते हुए, सर ये क्या जिद है, मुझे नहीं करना आपके साथ डांस। तभी आगे के बोल सुनाई पड़ते हैं, मेरी बेचैनियों को चैन मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए, मेरे दीवानेपन को सब्र मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। डीके ने सुस्मिता को उसी तरह पकड़े उसे अपने करीब करते हुए, तुमने मेरी जिद अभी देखी ही कहा है। इतना बोल वह उसे एक हाथ छोड़ थोड़ा खुद से दूर करता है और फिर उसे अपने पास लेता है। जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, देखो ना आंखों से भीगे भीगे प्यार बह जाते हैं, मेरी तन्हाइयों को नूर मिल जाए, तेरा चेहरा जब जब नजर आए। सुस्मिता उसके सीने से जा लगती है, उसका एक हाथ डीके के कंधे पर जम जाते हैं और उसी तरह उसे कहती है, आपकी जिद बहुत देखी है मैंने, मुझे इसका कोई शौक नहीं। मैं रात दिन ये दुआ करूँ, तेरे लिए मैं जीऊँ मरूँ, चारों पहर तुझे देखा करूँ, मेरा जहाँ ये तुझ पर फना करूँ। डीके सुस्मिता को घुमाकर अपने बाहों में लेट हुए उस पर झुक उसकी गर्दन से होते हुए उसके कान के पास जाकर एक सर्द आवाज में, शौक नहीं आदत डाल लो इस जिद की। फिर उसके कान के बाली को अपने होठों से छूते हुए उसे उठाकर फिर से अपने गले लगते हुए, आगे चलकर तुम्हें ही झेलना है। डीके इतनी मधीम आवाज जो मधों सी भरी थी उसे सुन अब सुस्मिता के पास कुछ कहने को कुछ बचता ही नहीं है और वह अब उस गाने को फिल करते हुए डीके के हाथों में एक कठपुतली की तरह नाचने लगती है। सुस्मिता बिल्कुल सुन पड़ चुकी थी, उसे अब किसी बात की कोई खबर ही नहीं थी और यही हाल डीके का भी था, वह भी सुस्मिता की खुशबू में कहीं खोता सा जा रहा था कि जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, देखो ना होठों पर तेरा एहसास रह जाता है, मेरे हर रिश्ते को मंजिल मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए। गाना खत्म होता है पर सुस्मिता तो खुद में ही खो चुके थे, उनका ध्यान लोगों की जोरदार तालियों की आवाज से टूटता है। सुस्मिता इसका एहसास होते ही डीके से तुरंत ही दूर हो जाती है और स्टेज से उतरने में वक्त तक नहीं लगती। डीके भी वहां से उतर अवनी के पास आकर खड़ा होता है कि अवनी उसे छेड़ते हुए, क्या बात है भाई, मुझे नहीं पता था इतना अच्छा डांस करते हैं, वह भी इतने रोमांटिक वे में। डीके उसे देख, चुप करो, ये आपकी स्वीट हॉट कहाँ चली गई, देखा तुमने उन्हें कहीं। तभी उसके मामा जी अवनी के पास खड़े होते हैं और डीके के साथ मजाक के लहजे में, लगभग 5 मिनट का गाना था और 5 मिनट वह आपकी बाहों में ही थी, थोड़े गौर से देख लेते तो किसी और से पूछना तो नहीं पड़ता। जिस पर अवनी हंसते हुए अपने मामा के संग हाई करती है और दोनों ही हंसने लगते हैं। डीके उन्हें घूर कर देखता है और वहां से चला जाता है। वही जगह जाकर सुस्मिता को कॉल लगाता है पर सुस्मिता कॉल ही नहीं उठती। तो डीके अवनी के पास आकर उसे, वह कॉल नहीं उठा रही है, एक बार कॉल करके पूछिए तो वह कहाँ है। अवनी उसकी तरफ देख हंसते हुए, ओ भाई अभी लगती हूँ। अवनी के फोन करने पर सुस्मिता ने 3 ही रिंग में कॉल रिसीव कर लिया था। अवनी, अरे स्वीट हॉट कहाँ चली गई, आप डांस के बाद नजर ही नहीं आई। सुस्मिता जो कैब में बैठी हुई थी वह अवनी से, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है इसलिए मैं घर जा रही हूँ, कल सुबह आ जाओगी। और वह फोन रख देती है। अवनी डीके को सब बता देती है। डीके भी कुछ ज्यादा नहीं कहता है। सुबह शर्मा हाउस, सुस्मिता डाइनिंग टेबल पर बैठ नाश्ता कर रही थी। जैसा कि उसने अपनी माँ से कहा था कि वह आज काम पर नहीं जाएगी तो उसने उसी तरह काम पर जाने का फैसला तो किया था, पर दोपहर के वह और शाम तक ही वह काम करती, इसलिए वह बड़े आराम से नाश्ते को मजे से खा रही होती है कि तभी संजीव उसके पास आकर बैठते हुए उसे, दीदी जा आपको कोई काम तो नहीं है ना। सुस्मिता उसकी तरफ देख, है तो मगर छोटे मोट, तू बोल कोई काम था क्या। सुस्मिता अभी संजीव से बात कर ही रही होती है कि मायत्री जी उसके पास बैठ उसके सामने एक लड़के की फोटो देखते हुए कहती है, ये लड़का कैसा लग रहा है प्यारी। सुस्मिता अपनी माँ के मुंह से ये अजीब से सवाल सुन उनकी तरफ एक अजीब सी नज़र से देखते हुए उस फोटो को देख, ठीक ठाक है, अब आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हो। सुस्मिता अभी यही कहा था कि माधव जी ने भी उसके सामने एक लड़के की फोटो लेट हुए कहा, अच्छा ये कैसा लग रहा है, इसके बारे में कुछ बोलो। सुस्मिता अपने पापा के इस तरह बर्ताव पर, पापा सब ठीक है न, और ये लड़का भी ओक है, पर आप मुझसे ये पूछ क्यों रहे हो। तभी संजीव भी उसके सामने एक लड़के की फोटो कर उसे, आप इन सब को छोड़ो दीदी, आप इसके बारे में बताओ, ये आपको कैसा लग रहा है। सुस्मिता इस बार खाना छोड़कर उन सभी की तरफ देख, माजरा क्या है, आप सब साफ साफ बता दे मुझे, इन लड़कों की तस्वीर क्यों दिखाई जा रही है।
उसके इस सवाल पर तीनों ही एक साथ, हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। उन लोगों का इतना ही कहना था कि सुस्मिता को सूखा ही खांसी आ जाती और वह खांसने लगती है। तीनों उसे खांसता देख संजीव उसे पानी देता है, मायत्री जी उसके पीठ को सहलाने लगती है और माधव जी आराम से बेटा आरमा से। सुस्मिता कुछ वक्त बाद शांत होते हुए उन तीनों की तरफ देखकर अटकते हुए, आप तीनों को हो क्या गया है, अचानक ये बात कहाँ से आ गई? मायत्री जी उसके बगल में बैठते हुए उसके सर को सहलाते कर, बेटा हम अचानक से इसकी बात नहीं कर रहे, हम तो इसकी प्लानिंग 4 महीने से कर रहे हैं। माधव जी सुस्मिता से, बेटा तुम्हारी माँ सही कह रही है, हम इसके बारे में 4 महीने से सोच रहे थे, ये तुम्हारी उम्र भी सही है। संजीव भी उसी बातों के बीच थी, आपने बहुत कुछ कर लिए है हमारे लिए, आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई है, कुछ अपने लिए भी कर लीजिए। और तीनों ही सुस्मिता की तरफ एक आस भरी नजरों से देखने लगते हैं, जिसे सुस्मिता उन लोगों को देख एक अजीब से अंदाज में, सुस्मिता क्या इमोशनल ब्लैकमेल लगा रहा है आप सब ने? मेरी शादी की प्लानिंग हो रही, मेरी उम्र के बारे में सोचा जा रहा है। पापा मैं सिर्फ 24 की हूँ, कोई 34 की नहीं, और मैं अपने परिवार के लिए क्या करती हूँ क्या नहीं ये तू मुझे बताएगा। सुस्मिता की इन सभी बात को सुन मायत्री जी, हम तो सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे, मर्जी तो तेरी ही चले गई ना। माधव जी, बेटा उम्र ज्यादा नहीं हुई है, पर ये उम्र सही है किसी और के परिवार और उसके तौर तरीके में दिलने के लिए। संजीव चुपचाप ही बैठा था तो सुस्मिता उसकी तरफ देख, तू क्यों चुप है, तू भी डायलॉग फेंक मेरे मुंह पर। संजीव उसी तरह बैठे ही उसे मुंह बनाते हुए, मैं क्या बोलूं, मुझे क्या पता, आपके मना करने के बाद मुझे क्या बोलना है ये तो बताया ही नहीं। आज के लिए इतना है। क्या होने वाला है सुस्मिता और डीके की इस कहानी में जानने के